नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम्स एसएससी, जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए जो हम लोग सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 16 को देखेंगे। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छा तरीका है पढ़ने का और तैयारी करने का, है ना। तो जिनको भी एग्जाम देना है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा। पता नहीं कौन सी बात कब एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आ जाए। ठीक है भैया, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए ई बुक फॉर्मेट में या पीडीएफ जो अवेलेबल है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और वहाँ से एक छोटा सा फी अदा करके कंटेंट को बाय करेंगे। देखिए, जिनको कंटेंट लेना हो वही भाई बंधु जो है मैसेज करें, है ना, क्योंकि हाल चाल तो हम वीडियो क्लास के माध्यम से कर ही लेते हैं, है ना। हमारी कंटेंट की क्या अहमियत है आपने भी सुना होगा, परखा होगा, या फिर हमारे साथ कुछ दिन पढ़ के हमारे कंटेंट के साथ जो है रिवीजन करके कोई एग्जाम्स दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको इनकी फ़ायदा और क्वेश्चन जो है देखने को मिला होगा। और यूँ मैं कहूँ कि 80% से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाती है, खास करके एसएससी के एग्जाम में। तो ये कोई जो है अलग बात नहीं है, ये आप भी जानते होंगे, है ना। तो हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा। लेकिन हमारा भी कुछ शर्त रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल पढ़ाने वाला आदमी और बहुत लिमिट पढ़ाता हूँ। तो जैसे आज इस वीडियो में जो चीज़ पढ़ाऊँगा, शायद कल जो वीडियो आएगी चाहे भले वो किसी और क्लास के नाम से हो, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन जल्दी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ना भैया, पूरा वीडियो देखा कीजिए। बहुत लिमिट पढ़ाता हूँ जी, सप्ताह में 2, 3, बहुत ज़्यादा तो 4, कभी कभी तो 1 भी, है ना। तो पढ़िए बढ़िया से, काम की चीज़ पढ़ाऊँगा, है ना। पूरे दिन पढ़ने में और थोड़ा ये लिमिट पढ़ने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि और भी चीज़ पढ़नी होती है नौकरी के लिए। ठीक है भैया, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सफल होंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अब तक सफल हुए बच्चे 150, 151वां आने में पता नहीं कितना देर लग रहा है, अभी तक तो खबर आया नहीं। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गए, 1 सप्ताह क्या 15 दिन हो गए। 150वां मिला था। मैं टेलीग्राम पे जैसे खबर मिलता है आपको देता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। इन दोनों को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जो 3rd टाइम महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री चुने गए हैं 2024 के अंदर, इससे पहले एकनाथ शिंदे सीएम थे। तो जो है यहाँ पे जस्ट पलट हुआ है ना। एकनाथ शिंदे जो है सीएम से डिप्टी सीएम बने हैं और साथ में एक और डिप्टी सीएम है अजित पवार। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इसके कितनी बार कार्यकाल है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके नीतीश कुमार वगैरह का बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस का ये 3rd जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है। शपथ कौन दिलाए इनको? राज्यपाल दिलाते हैं मुख्यमंत्री को शपथ। तो वहाँ का राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र का? अभी सीपी राधाकृष्णन साहब है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल किस आर्टिकल के अनुसार करते हैं? कोई बच्चा बताओ तो 164 के अनुसार करते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। अब इन्हें भी ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि गठबंधन का सरकार है और यहाँ भी उप मुख्यमंत्री का जो है पोस्ट है और डिप्यूट भी किए गए हैं। तो ये है आपका उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण। ये फिल्म अभिनेता है ना, इस वजह से भी ये जो है आपके एग्जाम में आने को रहेगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये तो पहले से ही है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? अरुण साव और विजय शर्मा। यहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नए चेहरे हैं तो उन्हें भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। कौन है भाई? विष्णुदेव साय। तो इन्हें भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय में भारत के नए लोकपाल कौन है? तो ये है अजय मानिकराव खानविलकर। ये भारत के 2nd लोकपाल है। पहले लोकपाल कौन है? आप लोगों से आंसर डिमांड करूंगा क्योंकि मैंने 1 करोड़ बार आपको बता चुका है। भारत का दूसरा सीडीएस कौन है? अनिल चौहान साहब। पहले सीडीएस कौन थे?
है ना, शहीद जनरल बिपिन रावत साहब, है ना, जिन्होंने एयर क्रैश में जो है शहादत को प्राप्त किए थे, आपको पता होगा 2022 में। तो पहले सीडीएस थे भारतीय सेना के। अब जो सेकेंड बने अनिल चौहान है और ये भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जैसे कि बिपिन रावत साहब थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव साहब को। वर्तमान जनगणना महापंजीयक कौन है? तो ये है आपका मृत्युंजय कुमार नारायण, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भी राम सुब्रमण्यम, इन्हें ध्यान रखना है। एक तरीके से मैं ये जो आपका कैबिनेट को छोड़ के जो भी की पोस्ट है ना, उसके बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, ताकि एग्जाम में आए तो आप बना के आना। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, जैसे कि पहले से ही है, ये कोई नया डिप्यूट नहीं है। महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नए बने हैं विजय किशोर राहटकर मैडम, विजया किशोर है एक्चुअली, ये महिला है, विजया किशोर नाम है इनका, विजय किशोर लिखा गया है, कोई ना, है ना। तो विजया किशोर राहटकर रेखा शर्मा मैडम का स्थान लिए हैं। और महिला आयोग की स्थापना का वर्ष भी आपसे पूछा जाता है, तो 1992 आंसर करेंगे। लेकिन महिला आयोग अधिनियम कब आया था? तो 1990 आंसर करेंगे। दोनों अलग अलग बात हो जाती है। इनके अलावा मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार कौन है भैया? अभी जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार साहब हैं। 16वें वित्त आयोग का जो फंड हो गया है, उनके अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को बनाया गया है, जो 2015 में जब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था तो वहां पे ये पहले उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं नीति आयोग के अंदर। तो अभी 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष होंगे अरविंद पनघड़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट, 16वें वित्त आयोग में सचिव के जो पोस्ट है ना, वहां पे आर रंजनम पांडे, है ना, इनको नियुक्त किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीति वित्त आयोग के अध्यक्ष सभी याद कर लिए होंगे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। वो ये सचिव के तौर पे नियुक्त किए गए हैं आपके, है ना, 16वें वित्त आयोग में। मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार कौन है? हीरालाल समरिया, 2023 में आए थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब को बनाए गए हैं। इनका नाम से ज्यादा इनके क्रम इंपोर्टेंट रहेंगे, 51वें क्रम इंपोर्टेंट रहेंगे। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके 3-4 हाल फिलहाल के क्रम जरूर याद रखना चाहिए। 50वां हो जाएगा आपका DY चंद्रचूड़, 49वां हो जाएगा UU ललित, है ना। UU ललित जो है ये 49वां नंबर के आपके CGI थे। 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ और 51वें नंबर के खन्ना साहब जो प्रेजेंट में है। ठीक है भैया, तो ये क्रम भी जरूर याद रखें। और पहला कौन थे? हीरालाल कानिया। कौन था भैया? हीरालाल कानिया था जो है, जस्टिस हीरालाल कानिया। ये आपका पहला CGI हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था सर? 1950 में। इसकी लंबी चौड़ी कहानी मैंने पहले भी आपको बताया है कि आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट 1950, आज़ादी के पहले संघीय न्यायालय 1927, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट 1774। ठीक है भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट 1862। सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ? कोलकाता में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कोलकाता में। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। वर्तमान समय में भारत का राजस्व सचिव, देखिए राजस्व सचिव भी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि राजस्व सचिव के पोस्ट पे ही संजय मल्होत्रा साहब थे, जो वर्तमान में आपके RBI के गवर्नर बना दिए गए। तो जब ये पोस्ट वैकेंट हुआ तो उस पोस्ट पे अरुणेश चावला, है ना, इनको नियुक्त किया गया था। परंतु जनवरी 2025 में इस पद पे तुहित कांत पांडे को नियुक्त कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट होता हुआ नजर आ रहा है कि जब RBI की पोस्ट खाली हुई शक्तिकांत दास के बाद, तो वहां पे मल्होत्रा साहब से उस पोस्ट को फिल किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि दिसंबर 2024 में, है ना, केंद्रीय राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये कम इम्पोर्टेंट होते हैं तुहित कांत, लेकिन अरुणेश चावला, अगर दिसंबर तक 2024 तक की बात करता है तो अरुणेश चावला आंसर करना है, और ये तुहित कांत तो बहुत नजदीक के हो जाएंगे, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन वही आता है जो चर्च का विषय है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्र 1 महीना से ज्यादा का, 1-1.5 महीना का ही कार्यकाल रहा है। तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन चर्च में आ गए तो आपको आंसर करना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भैया ये रहा आपका पैरासीटामोल 500, ये आपके एसएससी के फाउंडेशन के लिए है, ये आपके मार्क बूस्टर हैं, ये एसएससी के एग्जाम में मार्क इनहेंस करेगा। दिल्ली पुलिस वाले भी इन दोनों को आराम से पढ़ें, आपका एग्जाम बेहतर होगा, नो डाउट। इसके अलावा ये आपका परीक्षा दर्पण है आपके रेलवे के विभिन्न एग्जाम को अच्छा करने के लिए, और ये आपका हाई लेवल की एसएससी की सीरीज चल रही है 36 सीरीज, जिसमें 24 क्लास हो गए हैं, 12 क्लास बाकी है। आपको जैसा रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। बिहार एसएससी का लोगो यहाँ पे नहीं दिखा पाया मैंने। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में किस शहर में की गई थी? तो बॉम्बे के अंदर की गई थी। देखिए पहले जो अधिकांश समाज हुआ करता था वो ज़्यादातर बॉम्बे के अंदर ही आप देखने को मिलेगा आपको, है ना। यहाँ तक कि होम रूल लीग बॉम्बे और मद्रास, है ना, तो यहाँ पे भी बॉम्बे आंसर होगा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 1911 में आम आदमी के जीवन को बेहतर करने के अवसर प्रदान करते हेतु बॉम्बे में शुरू किया गया था, है ना। अब ये अगर आपसे पूछे कि भाई इनके कर्ता धर्ता कौन थे तो एनएम जोशी कहेंगे। किसके? सोशल सर्विस लीग के, है ना। एक मुस्लिम लीग है, आगा खां सलीमुल्लाह खां, है ना। आगा खां और सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किए थे, तो ये आपका एक अलग है लीग की बात करेंगे तो, है ना। रहमनुजाई मजदासनाई इस संस्थान, इस प्रकार का एक नाम है भाई, रहनुमाई मजदासनाई। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये क्या है अलग भाषा के जो है वर्ड हैं, तो थोड़ा सा मैं भी, है ना, पूर्ण तरह से जो है ये शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ। रहनुमाई और इसके बाद मजदसराई इस प्रकार से है कुछ, है ना। तो ये पारसी धर्म में सुधार हेतु स्टार्ट करा गया था, है ना। इसके जो आपके फाउंडर हैं या फिर चीफ कह सकते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, और ये भी मुंबई के अंदर किया गया था। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से थे, और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी देश में जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का जो है सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करी थी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में कुल 3 बार अध्यक्षता संभाले थे। दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो ये कुछ एक बात दादा भाई नौरोजी से है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1849 में परमहंस मंडली का गठन जो है मुंबई में दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। इस मंडली का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा को समाप्त करना था। वीवीआई होता है ना। देखिए जाति वाला बात जो है इससे कई सारे संस्था है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम आपने सुने होंगे, ये भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा है। मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये भी भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा 1927 के दौरान, है ना। तो ये सब कुछ जो है इसी प्रकार के आंदोलन है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो परमहंस मंडली कहेंगे तो आपका दादोबा पांडुरंग, है ना। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने 1815 कोलकाता में करे थे। यह हिंदू धर्म में कुरीतियों के खिलाफ स्थापित किए गए थे। बाद में 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करे, है ना। और ये ब्रह्म समाज जो है सती प्रथा के अंत होने से पहले स्टार्ट हुआ था। 29 में सती प्रथा अंत हुआ था, तो इसीलिए राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को अंत कराने में काफी योगदान दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 कोलकाता में किए थे, और ये ब्रह्म समाज के खिलाफ थे। जैसे ब्रह्म समाज ने सती प्रथा को अंत करने के लिए कदम उठाया, और विलियम बेंटिक के सहायता से वो 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया। मैं इसे आज भी सैल्यूट करूंगा अंग्रेज होने के बाद भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम करके गया, है ना। ऐसा नहीं कि हर जगह ये प्रथा जो है प्रचलन में था, लेकिन था फिर भी। तो कैसा भयावह होता होगा मंजर आप सोच सकते हैं। और इन चीज़ों को इन्होंने समझा, परखा और बंद कराने की कोशिश किया, है ना। हमारा शोषण करते हुए भी हमारे लिए हित किया, तो इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव ने 1829 में करा था। और ये धर्म समाज जो है ये ब्रह्म समाज के उल्टा विरोध मत रखता था। इन्होंने जो है सती प्रथा बंद करने के खिलाफ थे। ठीक है भाई। इनके अलावा मिथाइल आइसोसाइनाइड में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? अच्छे से समझेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइट ये अलग अलग है ना।
साइनाइड कहेगा तो ये अलग अलग है, साइनाइड कहेगा तो अलग अलग है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या होती है 2। ये कैसे निकाला जाता है थोड़ी देर ध्यान से सुनेंगे। इस पार्टिकुलर प्रश्न को आप आर्ट से भी पढ़े होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से स्ट्रक्चर से बॉन्डों की संख्या, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सब निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो इसमें 2 आंसर होगा, फिलहाल याद रख लीजिए। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है तो ये आप नीचे स्ट्रक्चर से ही देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पे देखते हैं। CH3NC होती है, यानी मिथाइल में आपको NC जोड़ना होता है और ये हो जाता है सर मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड में जो स्ट्रक्चर है 4 सिंगल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड आएगी। आप नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैसे होता है। कोई भी बच्चा जिनको समझ में, जो साइंस पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत इजी हो जाता है ना, लेकिन जो साइंस नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं देहाती भाषा में आपको समझाया हूँ और 99% केस में ये चीज़ काम कर जाता है कि कार्बन को ना संतुष्ट होने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन से यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो आप जो है 4 एकल बॉन्ड मान के चलिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन के लिए 4 एकल बॉन्ड है या फिर 4 हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन को संतुष्ट होने के लिए 4 चाहिए। नाइट्रोजन को ऐसे जो है 5 है, लेकिन वो 5 कभी लेता नहीं है, मैक्सिमम 4 लेंगे, उसमें भी 3 और एक मतलब एक डॉट के रूप में लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ नाइट्रोजन को संतुष्ट होने के लिए 3 चाहिए सिंगल बॉन्ड या फिर 3 हाइड्रोजन चाहिए, और ऑक्सीजन को संतुष्ट होने के लिए 2 सिंगल बॉन्ड या 2 हाइड्रोजन चाहिए। बस इतना याद कर लिए तो आपका जो है आधा चीज, ये स्ट्रक्चर वाला चीज समाप्त हो जाता है, क्योंकि जनरली केस में यही 3 वो तत्व हैं या फिर जो भी है ना, इसी से आपका जो है चीजें बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन से बनते हैं। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि प्रकृति में सबसे अधिक यौगिक किसके हैं, तो आप कहेंगे कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा मौजूद हैं प्रकृति में। ठीक है, कार्बन जो है समावयवता का गुण भी दर्शाता है। समावयवता क्या होता है कि एक ही सूत्र तो समान रहेंगे लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्लास 9 में पढ़े होंगे, वो क्या है, समावयवता है, समावयवी है ना। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, और जिस चीज में कार्बन इंक्लूड है उसे कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। जैसे यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या कार्बनिक है, तो है ना भाई, कार्बन दिख रहा था, C दिख रहा था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसे स्ट्रक्चर मैंने कहा कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 3 और ऑक्सीजन के लिए 2। इतना याद रखेंगे, भले आप 8 पर हैं, आपका काम मैक्सिमम केस में हो जाएगा जब भी स्ट्रक्चर से बॉन्ड खींचने की बात आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कार्बन को 4, ये देखिए ये कार्बन है 1, यहाँ पे नंबरिंग लिखे तो ज्यादा बेहतर है, 1 2 3 और ये हो गया 4। ये वाली कार्बन हो गई संतुष्ट। ठीक है, अब इस कार्बन के केस में भी 4 चाहिए, तो भाई इस कार्बन के लिए क्या, इधर वाला 1 हो गया, है ना, और इधर है ट्रिपल बॉन्ड तो 3 हो गया, तो हो गया 3 और 1 4 जी इस कार्बन के लिए। और इस कार्बन के लिए पहले से हमने 1 2 3 4 डिसाइड करा था, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक जो एक मतलब ये वाला जो है, एक ये वाला जो है इसके लिए आ गया तो इसके लिए नहीं आएगा, जी नहीं, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, तो इसके लिए भी 1 और इसके लिए 1, तो ये 1 हो गया, और इधर से ये वाली कार्बन 3, तो इनको भी 4 मिल गया। अभी मैंने कहा कि नाइट्रोजन को चाहिए 3, अब देखिए ये नाइट्रोजन है, इनको मिल गया 3, है ना, तो ये भी संतुष्ट हो गए। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में स्टडी है। ठीक है, अब बॉन्ड की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने पढ़ाया था रेलवे क्लास पहला में, पहला जो आपका 30 सीरीज रेलवे की चल रही है वहां पे, कि पाई बॉन्ड कहाँ से निकालना है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ से निकालना है। यही आइए सीख लेते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं और इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 0, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 होता है। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड की संख्या 1 होता है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी 1 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाती है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 हो जाती है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखना है, आप आराम से बॉन्ड निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इसी सूत्र का आंसर मैंने दिया था कि 2 पाई बॉन्ड होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं और सिंगल बॉन्ड में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए 2 ही आंसर था। इस क्वेश्चन को थोड़ा पीछे करके देखेंगे जो बात मैंने कहा।
आपको समझ में आएगा कि 2 कैसे आंसर हुआ। तो इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण आंसर हुआ है, ठीक है। अगर इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पूछे भाई कितना है, तो 1 2 3 4 तो है ही है। ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा और 2 पाई पाए जाते हैं, है ना, 2 पाई और 1 सिग्मा पाए जाते हैं। तो 1 सिग्मा यहाँ से भी काउंट होगी, तो 4 सिग्मा और 1 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए जो चीज मैंने कहा है वही चीज लिखित रूप में है। पाई बॉन्ड के अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। अब बच्चे क्या समझेंगे, अरे दोहरे बॉन्ड के अंदर तो था पाई बॉन्ड ना, तो ये ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन नहीं, आप जो है गच्चा खा जाओगे। पाई बॉन्ड कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड के सामने, ठीक है। और ये जितने भी सीधे लाइन से बॉन्ड को दर्शाए जाते हैं, चाहे एकल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, ये सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। एक उप सहसंयोजक बंधन होते हैं जिसको इस लाइन से नहीं दर्शाया जाता है ना। विद्युत संयोजक बंधन सबसे अधिक मजबूत होता है और उप सहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होती है। तो सहसंयोजक और उप सहसंयोजक में मजबूती के तौर पे किसे ज्यादा तवज्जो देंगे, तो सहसंयोजक को। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा कठोर बॉन्ड है या मजबूत है, तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए एकल, द्विबंध और त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें जो है यहाँ पे मैंने जैसे 1 का 2 कर लेंगे, तो एक में, एक सिंगल बॉन्ड में 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, डबल में 2 जोड़ी और ट्रिपल में 3 जोड़ी। यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड सब में 1 कॉमन है ना। तो सिंगल में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल में 1 पाई बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर में आपको कैलकुलेशन करके बताया है। मजबूती की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत है ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज़्यादा मजबूत, तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। इनके अलावा अंतराण्विक स्थान जो आपके इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा पहला का, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का। अभिक्रियाशीलता तीसरा, दूसरा और पहला, ये आरोही का, सॉरी, ये जो है अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर सबसे कम, ठीक है। अब देखिए नीचे आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ूंगा ताकि आप भी कुछ सीखें, तो कुछ आउटपुट दीजिए। तो क्वेश्चन भी रखा हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी आपने ऊपर में देखा था मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, क्या देखा था भैया, साइनाइड देखा था, जहाँ CH3 के साथ NC का जो है कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे आप CH3NCO देख रहे हैं, CH3NCO देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे अपन मिक गैस कहते हैं, माइक गैस कहते हैं। और ये मिक गैस आपका भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री में गैस लीकेज होने से, है ना, तो वहाँ पे यही गैस लीकेज हुआ था जो आज भी एक डरावना घटना है, ठीक है भैया। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कहा उसे याद कीजिए। कार्बन के लिए संतुष्ट होने के लिए 4 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के लिए 2 और नाइट्रोजन के लिए 3। हालांकि ये लैंग्वेज पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए और आपको एग्जाम पास कराने के लिए यह भी जरूरी है कि सिंपल से सिंपल भाषा में बताया जाए। टीचर वही अच्छे जिनके भाषा आपको समझ में आ जा रहा हो, मैं चाहे दुनिया में कोई, ठीक है भाई। किताब में तो बहुत चीज लिखा ही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी एक मीडिएटर की, एक टीचर की। यही जरूरत पड़ी कि हमें पढ़ाओ और समझ में आए, ठीक है। देखिए ये CH3 है, तो अंडरस्टूड ये C के साथ 3 बॉन्ड जो है इंक्लूड है, या फिर 3 सिंगल बॉन्ड कहिए, या फिर इसी कार्बन को मैंने ऐसे 3 जगह हाइड्रोजन के तौर पे लिख दिया, इतने पोर्शन को, है ना, इतने पोर्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। फिर एक ऐसा है नाइट्रोजन, तो ये हो गया भैया 1 2 3 4, तो इस कार्बन को संतुष्टि मिल गई यहाँ तक में, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को संतुष्टि होने के लिए 3 चाहिए। अब इस नाइट्रोजन के लिए पहला है 1 ये और 2 इधर है, तो 2 इधर से और 1 इधर से, तो ये नाइट्रोजन भी संतुष्ट हो गए यहाँ तक। देखिए जैसे घेर रहा हूँ तो 3 इसको भी मिल गए। अब इस कार्बन को संतुष्ट होने के लिए सर जी चाहिए 4, तो इस कार्बन को 2 इधर से मिला और 2 इधर से मिला, तो ये भी कार्बन संतुष्ट हो गए सर जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जिसको घेरा हूँ, अब भी जिसको घेरा हूँ देखिए, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को संतुष्ट होने के लिए चाहिए सर 2, तो ठीक है, पीछे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया इसको, तो सभी संतुष्ट है। ये स्ट्रक्चर स्टडी है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आप 2-4 जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, और इतने में ही काम हो जाता है। हमें कौन सा PhD करना है भाई, है ना।
तो हमें तो नौकरी लेना है। तो भैया इसमें उपयुक्त स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जो बच्चे बताएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। मुझे पता है कि कुछ एक बच्चे ही बताएंगे और जो पढ़ने वाले हैं वही बताएंगे, बाद बाकी तो समझ ही रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ पे बताना भाई कि इसमें जो है पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, 2 पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ से देख के तो आप आराम से कर ही सकते हो। इनके अलावा दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई, इसमें यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से गैस लीकेज हुआ था। तो ये मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, जिसकी स्ट्रक्चर आपने ऊपर में देखा है, यही लीक हुआ था। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 2 भाग NH2 का, 2 भाग NH2 का होता है। 2 भाग NH2 का मैं कैसे दिखाऊं, एक सेकेंड। 2 भाग NH2 का ऐसे होता है यूरिया का, NH2 ऐसे, है ना। 2 भाग आपका NH2 का होता है और 1 भाग कार्बन, और ऐसे रहता है आपके यूरिया। ठीक है भाई, ऐसे रहते हैं आपके यूरिया, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यूरिया है। यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है, ये कई दफा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्बामाइड या यूरियोफिल भी कहा जाता है। देखिए यूरिया भी अपने आप में बवाली धातु, मतलब बवाली तत्व है। उस समय जब ये यूरिया आया था तो बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, बर्जीलियस महोदय, कई जगह इनका नाम सुने होंगे। तो ये बर्जीलियस ने एक सिद्धांत दिए थे। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो भी यूरिया वगैरह है या फिर जो भी कार्बनिक यौगिक है वो सिर्फ जैविक तत्व से ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे जो जीवों का अपशिष्ट होता है, मलमूत्र इत्यादि, वहीं से जो है ज्ञात किया जाता है। और भी बहुत सारे बात इन्होंने बताया कि जो कुछ एक अम्ल है, जैसे फॉर्मिक अम्ल हो गया, है ना, ये जो चींटी वगैरह या फिर बिच्छू वगैरह में पाए जाते हैं, तो ये भी किसी जीव जंतु से ही प्राप्त किए जाते हैं। ये कृत्रिम या सिंथेटिक ढंग से नहीं बनाया जा सकता, इन्होंने बर्जीलियस महोदय ने कहा था। लेकिन इस बात को खंडित करते हुए बर्जीलियस महोदय का ही एक शिष्य निकला जिसका नाम है वोल्हर, है ना, वोल्हर या वोहलर, इस प्रकार से नाम, है ना। तो इन्होंने यूरिया का खोज करके जो है तहलका मचा दिया, इस सिस्टम को हिला दिया, जज्बात बदल दी, है ना। तो इन्होंने यूरिया का खोज कौन किया था, वोल्हर। लेकिन यूरिया का यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको ऊपर बना के दिखाया था, है ना। यहाँ भी वही बात, नाइट्रोजन के साथ 2, इनको चाहिए 3, तो एक यहाँ से लेगा तो ये 3 हो गया। कार्बन को चाहिए 3, है ना, सॉरी 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 1 2 और 2 4 कार्बन के हो गए। ऑक्सीजन के चाहिए 2, तो 2 यहाँ से मिल गए, है ना। तो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड है। अब देखिए यूरिया के नाम का पता लगाने और खोज करनी, इन दोनों में भी वैज्ञानिक अलग अलग काम किए हैं। यूरिया का नाम का पता हेनरी रॉले ने लगाया था, जबकि इसको कृत्रिम ढंग से बनाने, ये शब्द जरूर इस्तेमाल करें, कृत्रिम रूप से बनाने का श्रेय, क्योंकि ये पहले ऐसा मत था कि इस प्रकार की चीज कृत्रिम रूप से बनाया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सिंथेटिक शब्द जरूर इंक्लूड होता है, तब आपका आंसर होता है फ्रेडरिक वोल्हर। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है शरीर का, ये ध्यान रखेंगे। एक है भैया क्लोरोफॉर्म, आज जो एक्सेप्शनल टाइप के चीज है वही मैंने रखा हूं इस प्रश्न में। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर CH, है ना, Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। यहाँ पे कार्बन नहीं दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि इस जंक्शन पे ये सेंटर में कार्बन है। ठीक है, सेंटर में कार्बन है और बाद बाकी जो है यहाँ पे एक H है और 3 पार्ट में Cl लगे हुए हैं। ये है भैया आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल पहले जो है निश्चेतक के रूप में हुआ करता था, आज इनके जगह पे बहुत अच्छे अच्छे चीज आ गए हैं। आज भी होता है इसका इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक मतलब बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए जो ऑपरेशन वगैरह से पहले लाया जाता है। ठीक है, तो ये निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो खोज है सर जेम्स हैरिसन के द्वारा किया गया था। CHCl3 इसका सूत्र होता है। इस क्लोरोफॉर्म को अगर धूप में रख दिए, हवा में रख दिए, है ना, तो ये जो है प्रतिक्रिया कर लेता है ना, और वहां से जो है एक विषैली गैस का निर्माण करता है, फॉस्जिन। फॉस्जिन का सूत्र देखिए COCl2 है ना, COCl2 है। ये फॉस्जिन गैस का निर्माण कर देता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में रखा जाता है ना, रंगीन डब्बे के अंदर रखा जाता है ताकि प्रकाश से अभिक्रिया न कर पाए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान हेतु प्रभा अत्रे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया।
देखिए प्रभा अत्रे मैडम अब हमारे बीच नहीं है, तो ये आपका 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किए गए थे। प्रभा अत्रे का जन्म 1932 महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। यह किराना घराना से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार थे, जिनका निधन जनवरी 2024 में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रभा अत्रे को वर्ष 1990 में पद्मश्री, इनके एक एक जो है अवार्ड सभी को ध्यान रख लेना है। और जाकिर हुसैन साहब का पिछले क्लास में कोई एक सीरीज की क्लास में मैंने अच्छे से जाकिर हुसैन साहब की सारे बातें बता दिए हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। मैंने कहा था जो इस दुनिया को छोड़ते हैं और अच्छा कर्म करके जाते हैं, उनके कर्म कभी नहीं भुलाया जाता, इसीलिए आपके एग्जाम में ये लगातार बने रहते हैं दुनिया छोड़ने के बावजूद। जैसे पंडित बिरजू महाराज से कई साल तक क्वेश्चन आए, लगभग 1.5 साल तक लगातार क्वेश्चन आए। प्रभा अत्रे को 1990 में पद्मश्री, 91 में संगीत नाटक अकादमी, 2002 में पद्म भूषण तथा 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था। शास्त्रीय संगीत के प्रमुख उस्ताद राशिद खान रामपुर घराने से संबंधित थे। उस्ताद राशिद खान को वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2006 में पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इन्हें 2006 में पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ की जो है हमें सेंट आ रही है, इसे जो है थोड़ा सा स्किप करेंगे। ये जाकिर हुसैन साहब का जो, अच्छा राशिद खान है क्या? राशिद खान है, मुझे लगा जाकिर हुसैन साहब है। जाकिर हुसैन साहब को 2002 में ही पद्मश्री मिला है, ना कि 2006 में। ये राशिद खान साहब के हैं, है ना। ये गायक थे राशिद खान साहब, और जाकिर हुसैन साहब जो है तबला वादक थे, ठीक है। अब ये भी नहीं हमारे बीच में है और जाकिर हुसैन साहब भी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। तो इनको 2006 में पद्मश्री, 2022 में पद्म भूषण किन्हें? उस्ताद राशिद खान को। पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर के महान प्लेयर थे, इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था। देखिए जो संतूर के प्लेयर हैं ये गिने चुने हैं पंडित, है ना। आपका शिव कुमार शर्मा हो गया, है ना। इसके अलावा और कौन है भैया? भजन सुपारी, इनका भी ध्यान रखेंगे। भजन सुपारी भी जो है ये बजाते हैं, है ना, संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा तथा हरिप्रसाद चौरसिया प्रमुख बांसुरी वादक, हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर दोनों साथ मिलकर हिंदी फिल्म के लिए कई संगीत में अपना अहम योगदान दिए हैं, है ना। पंडित बिरजू महाराज कई सारे पिक्चर में जो है नृत्य का निर्देशन किए हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। यह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख कथक नृत्य के कलाकार थे। इनके द्वारा बॉलीवुड के कई फिल्म में डांस कोरियोग्राफ किया गया, जैसे बाजीराव मस्तानी, उमराव जान, डेढ़ हिस्कियाँ इत्यादि, ठीक है। इनके अलावा बाजीराव मस्तानी के जो मोहे रंग दो लाल गाने हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एसएससी के द्वारा। कोरियोग्राफी के लिए 2016 में बेस्ट फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 से भी सम्मानित किया गया था तथा 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज से पद्म विभूषण भी पूछे जाते हैं, इनका जो है एग्जैक्ट ईस्वी तो 1986। पंडित बिरजू महाराज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित कराया गया था। ये एक एडिशनल अचीवमेंट है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने आपका डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। आप कहीं भी रेस्टोरेंट या फिर कहीं भी खाना वगैरह खाने जाते हैं, जो आपका बिल देता है ओरिजिनल वाला, उसमें जीएसटी पंजीयन आप देखेंगे पीछे तो 15 वो नंबर होता है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है एक्चुअली। इसकी शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ टैक्सेस कर लेंगे। इनके अलावा भारत के वर्तमान जीएसटी स्लैब 0, 5, 12, 18 और 28, ये 5 प्रकार के जीएसटी स्लैब जो है इंडिया में चलती है। अब तो टैक्स से हम भी परेशान होने लगे हैं, है ना। मिडिल वर्ग, है ना, जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, है ना भाई। अब हम लोग सैलरीड पर्सन हैं, लगता है कि 1.5 महीने की तो सीधे सीधे टैक्स में चली जाती है, 1.5 महीना का, है ना। चलिए ठीक है। जीएसटी भारत में मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी केंद्र सरकार का, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का, यूटीजीएसटी यूटी का, आईजीएसटी, है ना। तो ये 4 प्रकार की जीएसटी होती है। जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल 279A है। इस परिषद में जो है अध्यक्षता चीफ कौन होते हैं? तो भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री होते हैं। मतलब जब भी इसकी बैठक होगी तो उस समय जो वित्त मंत्री रहेगा वो इनका हेड होगा। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। मैंने बताया था 31+2 के रेशियो में होता है। 31 जो है आपका राज्य और यूटी से आता है, स्टेट प्लस यूटी से, है ना। और 2 जो है ये केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बैठाए जाते हैं जीएसटी
परिषद के अंदर। जीएसटी कैसा टैक्स है, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में किसकी संख्या ज़्यादा थी जीएसटी से पहले, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे जगह पे एप्लीकेबल है, डायरेक्ट टैक्स बहुत कम संख्या में होते हैं। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। डायरेक्ट मतलब आप सीधे सरकार को पे करते हो, इनडायरेक्ट मतलब प्रोड्यूसर कोई और है, खरीद कोई और रहा है, और जो खरीद रहा है वही इंक्लूड टैक्स पे कर रहा है, और वो पे जो है टैक्स जो है प्रोड्यूसर के नाम पे जाता है और वहां से उनके द्वारा पे किया जाता है सरकार को, है ना। जैसे आप साबुन वगैरह खरीदते हैं तो नहीं लिखा रहता है कि पीछा इंक्लूड ऑल टैक्सेस RS 13 रुपया 50 पैसा, है ना। तो टैक्स तो दे रहे हो आप, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो सरकार को, ठीक है। स्वनिर्भर नारी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम से है। स्वनिर्भर योजना, असम में स्वनिर्भर योजना नारी के लिए चलाई गई है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना है। असम की अन्य प्रमुख योजना में अरुणोदय योजना, ये काफ़ी पूछे जाते हैं इनको, क्योंकि इनका कई फेज आ चुके हैं, है ना। ये महिलाओं की आर्थिक सहायता वाला योजना भी है, तो इस वजह से भी पूछे जाते हैं। सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री सबला योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, नारी को नमन योजना, सभी हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस शासित प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, है ना, कांग्रेस का ही है ना, सुक्खू कहाँ सही है ना, तो वहाँ से ये सब योजना है। गृह आधार योजना, घरेलू महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गोवा सरकार के द्वारा चलाया गया है। अच्छा, गोवा में जो भी स्कीम आएंगे ना वो आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि गोवा जो है एकदम मॉडर्न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शहरी जनसंख्या का परसेंटेज इंडिया में सबसे ज़्यादा गोवा का ही है। हालांकि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करते हैं 2011 के अनुसार, है ना। तो गोवा में बहुत जो है कम आता है इस प्रकार की चीज़, लेकिन आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम में ये याद दिलाऊँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो IVF फैसिलिटी है ये निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये गोवा था। IVF क्या होता है, जो आपका इन विट्रो फर्टिलिटी है, ये नहीं होता है क्या, ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, है ना, तो ये वाला जो है वहाँ पे निःशुल्क किया गया था गोवा के अंदर। इनके अलावा गोवा के अंदर से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था, हाँ, देश का पहला हर घर राष्ट्रीय जल मिशन के तहत हर घर जल वाला राज्य, तो ये भी गोवा बना था। गोवा जो है सभी कोस्टल राज्यों में सबसे छोटी है, सबसे छोटा कोस्ट है इसका, और एरिया भी सबसे छोटा है पूरे इंडिया में राज्यों के में सभी राज्यों की तुलना में, ठीक है। आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना में है। आबुआ आवास योजना झारखंड में है। मोघर योजना उड़ीसा इत्यादि में उड़ीसा में चलती है ना। इसके अलावा महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ का है। ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, ये सभी के सभी योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलाए जाते हैं। अगला है CaNO3 का हॉल ट्वाइस का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर ज़्यादा पूछने लगे हैं। ये क्या होता है, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आप यौगिक में जो भी टर्म का इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का इस्तेमाल है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, इन तीनों का पहले परमाणु भार पता करेंगे। क्या पता करेंगे, परमाणु भार पता करेंगे, और फिर जिस रेशियो में इसका इस्तेमाल हुआ है यौगिक बनने हेतु, उसी रेशियो में इसको गुना करके जोड़ेंगे, आपका जो है आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कितने बार है, तो कैल्शियम है 1 बार। NO3 कितने बार है, तो हॉल ट्वाइस है तो N हो जाएगा 2 बार, और ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूना के 6 बार। तब जो है आपको इसके द्रव्यमान से गुना करके जोड़ देना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने समझा, नीचे उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ पे CaNO3 का हॉल ट्वाइस में जो है हम कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल देख रहे हैं। इसका हम अगर निकालें आणविक द्रव्यमान, तो कैल्शियम का होता है जी 40, 1 भाग का, है ना, 40 होता है। नाइट्रोजन का 2 भाग का कैल्शियम के सही है, नाइट्रोजन के 2 भाग का हो जाएगा 14 दूना की 28, और ऑक्सीजन के 6 भाग का हो जाएगा 16 छक्के के 96, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जो है कैल्शियम का 40, 1 भाग सही है, 40 14 दूना के 28 हो जाएगा, और आपका 16 छक्के के 96 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को जोड़ दिए, 40, 28, 96 आपका निकल गया 164 ग्राम प्रति मोल। तो ये हो जाएगा भैया आणविक द्रव्यमान, है ना। एक नीचे एग्जाम्पल है NaCl का आणविक द्रव्यमान, है ना। तो NaCl Na कितना होता है 23, एक ही पार्ट है तो 23। C का NaCl Cl का कितना होता है, ये आपका 65, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 58, है ना। इसके अलावा एक नीचे दिया गया Na2SO3 का आणविक द्रव्यमान, देखिए Na 2 बार है तो 23 दूनी की 46,
इसके अलावा एस कितने बार है, सिंगल बार है तो एस का हो गया 32 और ओ कितने बार है 3 बार, 16 तिया के 48, जोड़ देंगे 126 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आणविक द्रव्यमान किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने 1 to 20 के परमाणु द्रव्यमान निकालने का ट्रिक भी बताया था कि जो परमाणु क्रमांक रहेगा उसे 2 से गुना कर देंगे तो आपका इवेन नंबर का निकलेगा। अगर और नंबर का, मान लीजिए किसी चीज की परमाणु क्रमांक जो है 11 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होना चाहिए, तो 23 के बहुत नजदीक होगा, तो आपको 23 के पकड़ के जाना है। लेकिन यह ट्रिक सिर्फ 20 तक ही काम करता है। अगर किसी चीज का परमाणु क्रमांक 10 है तो इसके परमाणु द्रव्यमान 10 दूना के 20 होगा। कहने का मतलब संख्या संख्या में 2 से गुना कर देंगे सीधा परमाणु क्रमांक को, और विषम संख्या में 2 से गुना करने के बाद एक जोड़ेंगे। ये सिर्फ ट्रिक 20 तक ही काम करता है, कान खोल के सुनिए। मानक तापमान और दबाव है ना, जो STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन फिक्स है, कितना होता है 22.4 लीटर होता है। शुद्ध निवेश निकालने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाई जाती है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी शुद्ध चीज पर किसी चीज को घटा के पूछ रहा है तो आप हमेशा 99% केस में अगर आपको याद नहीं भी है तो आप वहां पे डिप्रिसिएशन को घटाएंगे, मूल्यह्रास को घटाएंगे, आपका जो है काम हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था कि जब G और N टर्म हो पहले अर्थव्यवस्था में, किसी भी टर्म में, किसी भी एब्रिविएशन में, है ना, तो यहाँ पे जैसे ही आप G वाले में से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे यही GN में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे सिखाता हूँ, सीख जाओगे। मूल्यह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन, और ये क्या होता है, जैसे एक साइकिल आज 2000 में आप खरीदे तो जरूरी थोड़ी है कि 5 साल के बाद आपका 2000 में बिकेगा जी। आप इस्तेमाल किए उसका भी तो कुछ भत्ता कटेगा, है ना। यहाँ पे आइए, शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। इसे आप डायरेक्ट याद रखें। शुद्ध करने के लिए मूल्यह्रास को घटाया जाता है ग्रॉस में से, ये बात दिमाग में फिट रखें किसी कोने में। यहाँ पे देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP, अब ये N है और यहाँ पे है ये GDP। अब इस GDP में से क्या घटाया, डिप्रिसिएशन। जैसे ही इस GDP में से डिप्रिसिएशन को घटाया ये GN में बदल जाती है, यानी NDP हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे आपका ग्रॉस सैलरी आता है जी, अगर आप सरकारी महकमे में काम करते हो या फिर किसी लिमिटेड कंपनी में काम करते हो तो वहाँ भी आपको ग्रॉस सैलरी आता है। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाते हैं। ग्रॉस सैलरी से बहुत कुछ, जैसे आपका PF कट रहा है, जो जिस राज्य में आप काम कर रहे हैं वहाँ का प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है। जैसे मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ तो यहाँ का प्रोफेशनल टैक्स पर महीने 200 रुपया कटती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो कुछ NPS अकाउंट है वहाँ पे कुछ कट जाती है, और भी कुछ यूनियन वगैरह रहते हैं उनके भी पैसे कटते हैं। मतलब कई सारे चीज़ कटने के बाद एक नेट सैलरी आपके हाथ में आते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा वो भी सैलरी आपका पूरा नहीं है, तब इससे क्वेश्चन बनता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। तो जो आपका पर्सनल इनकम है उसमें से जब आप डायरेक्ट टैक्स यानी जो इनकम टैक्स है उसे जब आप घटा देंगे और तब जो बचेगा वो आपका पूर्ण रूप से आप उसके हकदार हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है। चाहो तो आप जो है मेला में खर्च करो, या फिर चाहो तो आप जो है धर्म कर्म के लिए खर्च करो, या फिर अपने अन्य काम के लिए खर्च करो। देखिए यहाँ पे ऊपर में एक और सूत्र स्किप हो गया, NNP, इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी देखिए मैंने कहा कि ये N कब होता है, जब G में से आप डिप्रिसिएशन को घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात GDP में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो NNP निकल जाएगा, ठीक है। नीचे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस X माइनस M। हाँ ये सही है। देखिए GNP है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, GNP बराबर क्या होता है GDP प्लस क्या होता है X माइनस क्या होता है M यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या होता है कई दफ़ा समझा चुका हूँ, और ये चारों पांचों सूत्र में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सूत्र है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सूत्र है। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश के GDP में उस देश के नागरिक के द्वारा विदेशों में कमाए गए धन को जोड़ दिया जाता है, और उसी देश में यानी अपने देश में कोई विदेशी नागरिक आके कमा रहा है तो उसका इनकम घटा दिया जाता है, और इस प्रकार जो रिजल्ट आता है उसे हम GNP कहते हैं। सर
समझ में आया? देखिए जीडीपी में अब एग्जाम्पल देंगे तभी समझेंगे। तो वही अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन है? रामलाल। तो भैया देखिए जीडीपी के जो है जीडीपी है ना, ये रामलाल जो है आपका इंग्लैंड में जाके कमा रहा है, या वेल्डर हो गए हैं कुवैत में जाके पाइपलाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो कमाई होगी ये जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। और जॉन नाम का आदमी जो उड़ीसा के चिल्का झील में जो है काम कर रहा है, चिल्का झील के पास, तो इसकी कमाई जो इंडिया में हो रही है ये घटा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे जीएनपी। अब इस सूत्र को देखते हुए नीचे की चीजों पे अमल किया जाए कि बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है। ये कैसे हो जाता है साहब? देखिए जीएनपी का सूत्र अभी हमने क्या लिखा सर? जीएनपी, इसका सूत्र हमने लिखा है अभी कि भाई जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, और एक्स एम का मतलब क्या है मैंने अभी बता दिया। तो जब बंद अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश का, तो न तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है ना, कोई आदान प्रदान होवे न करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है? एक्स और एम का वैल्यू बराबर हो जाता है, और जीडीपी माइनस जीरो प्लस जीरो करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी? तो जीडीपी बराबर जीएनपी हो जाता है उस केस में जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो। समझ में? चलते हैं आगे। मैत्रक वंश की स्थापना किस वंश के पतन के साथ स्टार्ट हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ मैत्रक वंश की स्थापना हुई थी। मैत्रक वंश लाइक भी कर दो भाई, है ना, कम से कम जितने देखते हो उतने तो लाइक कर दिया कीजिए। क्यों दिल पे पत्थर रखे हैं? क्या नाराजगी है मुझसे? चलिए कोई नहीं, मन करे तो कीजिए, ठीक है। मैत्रिक वंश भारत का एक प्राचीन वंश है ना। इसकी राजधानी जो है बल्लभी हुआ करता था। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में भी शायद इस बार पूछा गया है। मैत्रक वंश की राजधानी थी बल्लभी। गुप्त साम्राज्य के विखंडन के समय मैत्रक वंश की स्थापना हुई। तो यही चीज मैंने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताया है, लेकिन राजधानी जरूर याद रखें बल्लभी था। शुंग वंश की स्थापना जो है मौर्य वंश के पतन के बाद, या फिर यूं कहे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो आपका बृहद्रथ था, तो उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और यही पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना करा, ठीक है। शुंग वंश की राजधानी दो थे, पहले थे जैसा मौर्य वंश का था पाटलिपुत्रा, तो जब इन्होंने गद्दी संभाला या फिर स्थापना करा तो राजधानी भी सेम रखा पाटलिपुत्रा, लेकिन बाद में इन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया था। तो विदिशा और पाटलिपुत्रा प्रथम और सेकंड राजधानी किसके? पुष्यमित्र शुंग के, अर्थात शुंगा वंश के। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के जो आपके राजधानी हुआ करता था, ये काफी पूछे जाते हैं, मान्यखेत या मान्यखेट, है ना। इनके अलावा चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। इनके प्रारंभिक राजधानी एक नंबर उरैयूर और सेकंड नंबर तंजावुर। चोल वंश की जो सबसे बड़ी देन है स्ट्रक्चर के रूप में, ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो राजराज चोला के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव वंश की राजधानी महाबलीपुरम थे। संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। हर्षवर्धन की जो है प्राथमिक राजधानी प्राइमरी थानेश्वर, सेकेंडरी राजधानी कन्नौज। हर्षवर्धन के काल में कौन आए? हेनसांग। हर्षवर्धन ने कौन सा किताब लिखा? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदू वृद्धि दर कितनी थी? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, और ये आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था, 16.8%, ठीक है। 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 17.7% की इजाद हुई। इस अवधि के दौरान धार्मिक आधार पर अगर बात करेंगे परसेंटेज ग्रोथ का, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपके इस्लाम धर्म में हुए 24.6%। दूसरे स्थान पे हिंदू समुदाय रहे आपके 16.8%। तीसरे स्थान पे ईसाई समुदाय रहे आपके 15.5%। फिर सिख धर्म की बात आती है 8.4%। फिर बौद्ध धर्म की बात आती है 6.1%, और जैन के आते हैं 5.4%। देखिए मैंने एक चीज और बताया था कि जनसंख्या के आधार पे ये तो आपका हो गया भाई जनसंख्या वृद्धि, है ना, ये हो गया आपका डेकेडिकल ग्रोथ की किस धर्म में कितने प्रतिशत ग्रोथ हुआ, ठीक है भैया। अब हम बात करेंगे तादाद की, कि भाई तादाद में कितने प्रतिशत की जो है, तादाद समझ रहे हैं ना, जनसंख्या में ऊपर क्या था, उनके अपनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझ में आया कि नहीं आया। तो आइए 2011 में कुल जनसंख्या 1.0.9 करोड़ था, 121 करोड़ पकड़ के चलेंगे। हिंदू थे 96, यानी 80% से थोड़ा कम, ऐसे याद रखने को बोला हूँ, है ना। इस्लाम धर्म के लोग थे 17.22%, ये थे 14.2% के करीब। ईसाई धर्म के लोग थे 2.78 करोड़, 2.3%।
सिख धर्म के 1.7%, बौद्ध धर्म के 0.7%, जैन धर्म के 0.4%। जैन धर्म से एक क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक जैनी जो है जैन धर्म के लोग किस राज्य में निवास करते हैं, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। वैसे मन में आता है गुजरात, है ना, गुजरात महाराष्ट्र सटा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र आपको आंसर करना है। हालांकि गुजरात भी महाराष्ट्र के ही पार्ट हुआ करते थे 1960 से पहले, दोनों 1 मई 1960 को अलग हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब अन्य धर्म और मत जिसे हम ORP कहते हैं, ये थे भैया 0.7%, और जिन्होंने कोई भी धर्म नहीं बताया है ना, वो थे भैया 0.2%। तो यहाँ से आंकड़े जरूर आपके एग्जाम में रखें। जनसंख्या जनगणना पे मैंने एक अलग से हालिया वीडियो बना दिया हूँ सूक्ष्मतम डाटा के साथ, जरूर देख लीजिएगा, है ना। जनगणना आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार हुई। देश में उस समय 36 करोड़ आबादी थी। जनसंख्या वृद्धि 13.31% पिछले की तुलना में था। साक्षरता 18% और लिंगानुपात 946 थी 51 की जनगणना में। एक क्वेश्चन आता है कि आज़ादी के समय साक्षरता कितना था, तो आप कहेंगे 12%। ठीक है भाई, आज़ादी के समय 12%, लेकिन प्रथम जनगणना आज़ादी के बाद 1951 18%। नीचे आज़ादी के सभी जनगणना का वर्ष, लिंगानुपात इत्यादि दिया गया है, लिखा है, तो आप जनगणना वाला देख लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा कवर हो जाएगा ये सभी बात, है ना। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लोडेन। इसे भारतीय जनगणना का पिता भी कहा जाता है। पशुओं की जनगणना 5 वर्ष पे होते हैं। पेड़ पौधों का सर्वेक्षण 2 वर्ष पे होते हैं। आदमियों का जनगणना कितने पे? 10 वर्ष पे होते हैं। ये सब इंडिया में चलती रहती है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंदगरहा। किसकी कितनी हाइट है? 1690 मीटर। ठीक है, जिंदगरहा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में है ना। इसके अलावा उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी अब देवमाली हो गया है। कभी जमाने में महेंद्रगिरी हुआ करता था 1501 मीटर ऊंचाई के साथ, अब 1672 मीटर के साथ देवमाली है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम हिल या अनाईमुडी सही रहेगा, 2695 मीटर की हाइट है इसकी, है ना, केरल में है। दुद्धा बेटा नीलगिरी पहाड़ी 2637 मीटर की हाइट है इसकी, तमिलनाडु में है। दुनिया की 3 सर्वाधिक ऊंचाई वाली पर्वत, पहला तो माउंट एवरेस्ट 8850 समथिंग, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊंचाई है, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बलित पर्वत का उदाहरण है। बढ़ता जा रहा है मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, कई हजार साल में जो है 1 मीटर बढ़ेंगे, ऐसा समझिएगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये 8611, और तीसरा कंचनजंगा जो सिक्किम में है और इंडिया का पूर्ण रूप से अपना पर्वत है, तो ये तीसरे हैं दुनिया में। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में पठार के नाम भी है और जनजाति के नाम भी होते हैं। मासिनराम मेघालय में है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, खास करके मासिनराम के खासी पहाड़ी रेंज में ज़्यादा वर्षा होती है। केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं भारतीय संविधान में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची, माफ कीजिएगा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची जो है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में समवर्ती राज्य और संघ तीनों है। केंद्र राज्य संबंध प्रस्तावना की भाषा, है ना। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति, ये क्या होता है कि जो इस सूची में शामिल नहीं किया जा सका 7वीं अनुसूची में, उस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है संघ को है, इसे अवशिष्ट शक्ति नाम दिया गया है। तो ये अधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, यह भी कनाडा के संविधान से है। अमेरिका से आएंगे मौलिक अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होना इत्यादि। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था इत्यादि। देखिए, मैंने जिंदगी में कभी 4 बजे उठ के खुद के लिए नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके लिए ताकि शांति का माहौल बना रहे, नहीं तो बच्चे लोग हल्ला करते हैं, इसीलिए आजकल जो है अलग शेड्यूल कर लिया हूँ। 4 बजे उठ जाता हूँ, आपको वीडियो बना के देता हूँ, कंटेंट हम पहले लिख के रखे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कद्र कीजिएगा इस भावना को, और इस सफल जो जर्नी है इसको सफल बनाइएगा, है ना। तो आपको जो है मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करनी होगी, तभी जो है आपको पूरा फायदा होगा। सपोर्ट मेरा ऐसा नहीं कि भैया मुझे जो है सपोर्ट करो, है ना। जिनके मन में कभी ये बात आ जाए कि आप मेरा वीडियो देखने से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो उसी दिन स्किप करके भैया आप जो है चले जाइएगा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। हम आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपको फायदा हो इसलिए हम काम कर रहे हैं, और कोई भी मकसद नहीं है हमारा, ठीक है। तो पढ़िएगा, कहने का मतलब है कद्र कीजिएगा इस बात को,
है ना। मैंने कभी भी अपने लिए, लोग कहते हैं ना सवेरे उठ के पढ़ो ज़्यादा समझ में आता है, मेरा एक अलग ही रूटीन था। जब पढ़ने का मन होता है तब पढ़ो, जब पढ़ने का मन नहीं होता तब आराम करो, ठीक है। तो उसी से हम पढ़े हैं, बाद बाकी अपना अपना है। तो यहाँ पे ब्रिटिश संविधान से विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था जो आजकल आप देख रहे हैं लोअर अपर हाउस, है ना, तो ये ब्रिटेन के संसद का देन है सर। डीपीएसपी नीति संदेश तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सभी के सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है देखने को मिलता है, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है। वर्ष 2023 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के अलावा कितने मुख्य गवर्नर की नियुक्ति की प्रावधान है, तो 1+4 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अभी नए गवर्नर कौन हो गए हैं, मल्होत्रा साहब, है ना, और मल्होत्रा साहब के गवर्नर के क्रम में कौन से स्थान हो गए हैं, तो 26वां कहेंगे। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर का भी नाम याद रखना है, स्वामीनाथन, है ना, जे टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और एमडी पात्रा, है ना। इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर मल्होत्रा साहब है, 26वें है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग से 35 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे, है ना। प्रथम महिला जिन्होंने डिप्टी गवर्नर की पद धारण की, केजी उदेसी, ये ध्यान रखेंगे। कोई भी महिला अभी तक आरबीआई के गवर्नर नहीं बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई का गवर्नर भी रहे मनमोहन सिंह, चूंकि मनमोहन सिंह साहब भी हमारे बीच में नहीं है तो उनके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य में व्यावसायिक बैंकों का लेन देन करना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, सरकार की बैंकर का कार्य करना, है ना, एमएफआई कंपनियों को रेगुलेट करना इत्यादि। निम्न में से किसी उज्बेकिस्तान की शासन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर लंगरा तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक थे, है ना। तो ये जो भैया उज्बेकिस्तान के शासक थे और इन्होंने 1398 में नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन चल रहा था इंडिया में, तब जो है आक्रमण किए थे, ठीक है भैया, है ना। देखिए जो आपका बाबर है वो माता की तरफ से चंगेज खान का बाबर माता की ओर से चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं, है ना, और बाबर को पिता के तरफ से तैमूर का वंशज माना जाता है। तो ये जो है दोनों के तरफ से है बाबर। चंगेज खान मंगोलिया का शासक हुआ करता था, जिन्होंने भारत पर डायरेक्ट हमला नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट हमला नहीं किया, ठीक है भैया। इनके हमले के प्रमुख ईरानी ट्रांसऑक्सियाना हमला जो 1219 में किया गया था, ये प्रमुख है। मोहम्मद गजनबी, ये गजनबी कहाँ के रहे होंगे, नाम से स्पष्ट है। 2011 ईस्वी में जयपाल को हराया पेशावर की युद्ध में। 1015 में लाहौर पर आक्रमण कर अपनी साम्राज्य व्यवस्था को झेलम नदी तक प्रसारित किया। इन्होंने हिंदू शाही और चंदेल वंश को भी पराजित किया। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ का आक्रमण सबसे ज्यादा फेमस है। किसका, मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनबी अफगानिस्तान, है ना, सुबक्तगीन का बेटा था। ये अपने सिक्का पर अमीर महमूद के नाम से अंकन करवाए थे। 1025 का जो सोमनाथ आक्रमण है इसका फेमस है ना। मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाले भारतीय मतलब विद्वान जो यहाँ के बसे और किताब लिखे, अलबरीनू, है ना, इन्होंने इसका ओरिजिनल नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, अबू रेहान नाम है इसका। इन्होंने जो है किताब उल हिंद नामक पुस्तक भी लिखे हैं। मोहम्मद गोरी शहाबुद्दीन कहा जाता था, अफगानिस्तान के रहने वाले थे ये भी, है ना। जयचंद के बीच इसकी लड़ाई हुई थी चंदावर वाली, है ना, इसमें गोरी की जीत हो गई थी 1194 में। तराइन की दो लड़ाई है, इसका इसभी काफी पूछा जाता है। दोनों में सेम कैरेक्टर रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी 1191 और 92 में, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान साहब की विजय होती थी, दूसरे में गोरी की विजय हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, सीतलवार, है ना, एमसी सीतलवार सर। एमसी सीतलवार भारत के प्रथम महान्यायवादी, कार्यकाल 1950 से 63। इतिहास में सबसे अधिक दिन तक महान्यायवादी रहने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक दिन तक प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब। इंडिया में सबसे अधिक दिन तक सीएम कौन रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब भी डिमांड करूंगा, कई बार बता चुका हूं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के द्वारा किया जाता है और ये देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। महान्यायवादी 5 वर्ष तक का जो बनने के लिए आहारता या योग्यता है ना, कम से कम 5 वर्ष तक मतलब न्यायालय में, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष का वकालत करने का जो है एक्सपीरियंस हो। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे। देश के 16वें महान्यायवादी आर वेंकट रमनी साहब हैं, जिन्हें 2022 में नियुक्त किया गया था। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 148 के अनुसार, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा